हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा सेल्फ इंडक्शन। नाउ सेल्फ इंडक्शन पढ़ने से पहले कुछ पिछले चैप्टर में से रिवाइज करते हैं। नाउ फेराडेज का फर्स्ट लॉ क्या था? फेराडेज फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट कि जब भी किसी कंडक्टर से या सर्किट से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वहाँ पे क्या इंड्यूस होगी? ईएमएफ इंड्यूस होगी। ठीक है। नाउ फेराडेज का सेकंड लॉ क्या था? कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस ईएमएफ। एंड देन लास्ट में हमने पढ़ा था क्या? लेंज लॉ, कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विल बी इन सच अ वे दैट इट अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। इन तीनों चीज़ों की मुझे जरूरत होगी इस टॉपिक में, इसलिए तीनों चीज़ों को डिस्कस किया। नाउ अब सेल्फ इंडक्शन समझते हैं पहले कैसे होता है सेल्फ इंडक्शन। नाउ इसमें एक एग्जांपल लूंगा पहले मैं किसका? सोलेनोइड का। फॉर एग्जांपल एक सोलेनोइड है, पढ़ा था ना फोर्थ चैप्टर सोलेनोइड, उसमें करंट पास कर रहा है आई। ठीक है। अब करंट पास करने की वजह से सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और कैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है इसमें? इस डायरेक्शन में ऐसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है। अब जब ये ऊपर से टर्न हो जाती है, अब सोलेनोइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इन बिटवीन द सोलेनोइड, उसका फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कोर ऑफ सोलेनोइड, इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? इसका फॉर्मूला पढ़ा था म्यू नोड एन इंटू आई, वेर एन वॉज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कि सपोज इसमें टोटल टर्न्स n है, इस सोलेनोइड की लेंथ l है, तो n विल बी इक्वल टू n बाई l। ये पढ़ चुके हम। अब सपोज करते हैं किसी इंस्टेंट पे ये जो करंट है ये चेंज हो रहा है, कि I की वैल्यू क्या हो रही है? I इज चेंजिंग। ये करंट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अब करंट चेंज होने से क्या मेरी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी? कौन सा रहा? यस। तो करंट चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो क्या होगा? अब अगर मैं इसका कोई एक टर्न ड्रॉ करूं, सपोज एक ये टर्न ड्रॉ कर लिया मैंने, इससे मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? ऐसे पास कर रही है। ठीक है। कि सपोज ये एक टर्न है सोलेनोइड का और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास कर रही है ऐसे। अब जब मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है, सपोज करो मैं इस टर्न को ऐसे दिखाता हूँ और ये मैग्नेटिक फील्ड इससे ऐसे पास कर रही है ना, इसके अंदर से ले लेते हैं कन्फाइंड रीजन से। ठीक है। कि ये टर्न था, इससे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास कर रही है, मैंने डायग्राम ऐसे कर दिया कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टर्न जा रही है कोयल के। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से क्या इसमें फ्लक्स चेंज हो गया? हो गया ना। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था मैग्नेटिक फ्लक्स का? मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला था बी ए कॉस थीटा। अब अगर फील्ड चेंज हो रही है तो क्या फ्लक्स चेंज होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से क्या हो गया? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनोइड और कोयल चेंजेस। और अगर फ्लक्स चेंज हो गया तो क्या इंड्यूस हो जाएगी? फेराडेज फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। यही सारा फिनोमिना है सेल्फ इंडक्शन का। कि देखो इसी सोलेनोइड में करंट चेंज हुआ, उसकी वजह से इसी सोलेनोइड में फ्लक्स चेंज हो गया मैग्नेटिक फील्ड होने से, और इसी सोलेनोइड में क्या होगी? ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो इसी फिनोमिना को बोलते हैं क्या? सेल्फ इंडक्शन। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं, इट इज द फिनोमिना ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ in a coil due to change in current in the coil। कि जब हम कोयल में करंट चेंज करेंगे तो उसी कोयल में ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, उसी फिनोमेना क्या बोलते हैं हम? सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, समझ आ गया? कि जब हमने किसी सोलेनोइड से करंट को चेंज किया तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो जो उससे कोयल थी है उससे लिंक फ्लक्स भी क्या हो गया? चेंज हो गया। तो जो मेरी ईएमएफ इंड्यूस हुई, इस फिनोमेना क्या बोलेंगे हम? सेल्फ
इंडक्शन। क्लियर। अब अगर करंट कांस्टेंट हो, अगर आई कांस्टेंट हो, तो देयर विल बी नो चेंज इन फील्ड और नो चेंज इन फ्लक्स। फील्ड में भी कोई चेंज नहीं होगा, फ्लक्स में भी कोई चेंज नहीं होगा, सो देयर विल बी नो इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो वहाँ पे भी कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। क्लियर होगी। तो ये करंट चेंज होगा तब ईएमएफ इंड्यूस होगी, अदरवाइज ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। इसी फिनोमेना को बोलते हैं हम क्या, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, तो नोट कर लो इसे। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये सोलेनोइड है, यहाँ मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट किया और यहाँ पे ये की लगी हुई है, ठीक है, टैप की है। जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूँगा तो सर्किट में करंट क्या होगा, इस केस में जो करंट है आई विल इंक्रीज, कि करंट इनिशियली जीरो था और फिर करंट सेटअप होगा। तो जब करंट बढ़ेगा तो क्या चेंज होगा, तो फ्लक्स लिंक विद सोलेनोइड ऑल्सो इंक्रीज। फ्लक्स इंक्रीज होगा तो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी तो करंट विल बी इंड्यूस, क्योंकि सर्किट क्लोज्ड है। अब क्वेश्चन आता है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन किधर होगी। तो करंट की डायरेक्शन निकालनी है, इंड्यूस करंट की अगर डायरेक्शन निकालनी है तो हम किस लॉ की हेल्प से निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं उसको लेंज लॉ की हेल्प से। अब करंट इंड्यूस होने का रीजन क्या है, फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स इंक्रीज होने का रीजन क्या है, करंट बढ़ रहा है। ठीक है, करंट कौन सा, जो सोलेनोइड से पास करवा रहे थे। तो जो हमारा इंड्यूस करंट है, इंड्यूस करंट will oppose the growth of current, कि इस केस में जो मेरा इंड्यूस करंट है वो करंट की ग्रोथ को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो उसकी वजह से इस डायरेक्शन में, मतलब इस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करंट फ्लो करेगा। समझ आ गया, क्लियर हो गया। देख लो, जैसे ही हमने की को ऑन किया तो क्या हो गया, करंट की वैल्यू बढ़ रही थी, करंट की वैल्यू बढ़ने से क्या चेंज हो गया, फ्लक्स चेंज हो गया, फ्लक्स चेंज होने की वजह से करंट इंड्यूस हो गया और वो इसकी ग्रोथ को क्या करेगा, अपोज करेगा। वो कब करेगा, जब वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो। सिमिलरली अब ये सर्किट क्लोज था और मैंने इस की को ओपन कर दिया, ठीक है, सर्किट को ऑफ कर रहे हैं। तो पहले इसमें कुछ करंट पास कर रहा था, अब वो करंट कितना हो जाएगा, जीरो। धीरे धीरे करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी ना। तो इस केस में करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा तो ईएमएफ क्या हो जाएगी, इंड्यूस हो जाएगी। ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी तो क्या इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। करंट क्या करेगा, करंट इसके डिक्रीज होने को अपोज करेगा, डिक्रीज मतलब डिके को अपोज करेगा। तो इट विल अपोजेस द डिके ऑफ करंट थ्रू इट। ठीक है, अब इसको कम होने से रोकना है तो जो इंड्यूस करंट होगा वो इसी की डायरेक्शन में होगा, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। क्लियर हो गया। तो जैसे ही हम सोलेनोइड को स्विच ऑन करते हैं इंड्यूस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे हम सोलेनोइड से करंट को ऑफ करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, तो इंड्यूस करंट इसकी सेम डायरेक्शन में। ठीक है, अब समझो अगली चीज़। तो सारी चीज़ किस पे है, फ्लक्स पे। तो जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ज़्यादा करंट इंड्यूस होगा। और फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे, क्योंकि फ्लक्स डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड पे और मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है करंट पे। तो फ्लक्स linked with the solenoid is directly proportional to current passing through solenoid। में जितना करंट ज़्यादा पास होगा सोलेनोइड से उतना फ्लक्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अच्छा, कौन सा फ्लक्स की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है, कांस्टेंट आता है, तो फाई इज इक्वल टू एल आई, वेर एल इज proportionality constant
or I can say it is coefficient of self induction. L क्या बोला गया? coefficient of self induction, और कई बार इसको बोल देते हैं क्या? इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस. ठीक है, तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन डिफाइन करना है मुझे. कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन डिफाइन करना है. तो L विल बी इक्वल टू क्या, फाई अपॉन आई आ जाएगा. देखना L इज इक्वल टू क्या आएगा, फाई अपॉन में आई. तो अगर करंट 1 एम्पियर है, इफ करंट इज 1 एम्पियर, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई. तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सोलेनॉइड व्हेन करंट पासिस थ्रू इट इज 1 एम्पियर. कि जब सोलेनॉइड से 1 एम्पियर करंट पास होगा तो जो फ्लक्स लिंक होगा दैट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. क्लियर. और अगर मैं ग्राफ बनाऊं फ्लक्स का और करंट का, तो फाई एंड आई, तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. और इसका स्लोप क्या देगा, स्लोप विल गिव्स अस स्लोप ऑफ फाई वर्सेस आई ग्राफ इज इक्वल टू L, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. ठीक है, पेपर में क्वेश्चन कैसे रहता है, दो ग्राफ बनाता है, ये 1 ये 2, बोलो किसके लिए सेल्फ इंडक्शन ज़्यादा है. तो L1 इज ग्रेटर देन L2, कि इस कर्व के लिए, फर्स्ट वाली कर्व के लिए सेल्फ इंडक्शन ज़्यादा है क्योंकि इसका स्लोप ज़्यादा है. क्लियर हो गया. ठीक है, ठीक है. अब ध्यान से देखो इस चीज़ को कि अगर करंट बढ़ रहा है तो भी अपोज कर रहा है, करंट कम हो रहा है तो भी अपोज कर रहा है, मतलब ना तो इंक्रीज होने दे रहा करंट को ना ही डिक्रीज. तो जो सेल्फ इंडक्शन होता है ना, इसको कई बार क्या बोल देते हैं हम, इसको कई बार बोल देते हैं हम इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इनर्शिया भी तो ये होता है कि रेस्ट है तो मोशन में नहीं आने देता, मोशन में है तो रेस्ट में नहीं आने देता. तो करंट कम हो रहा है तो उसको कम नहीं होने दे रहा, करंट ज़्यादा हो रहा है उसको ज़्यादा नहीं हो रहा, दोनों जगह क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है. ठीक है, तो नोट कर लो इसे. तो अभी हमने क्या पढ़ा कि फ्लक्स लिंक विद सोलेनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई एंड एल विल बी इक्वल टू फाई अपॉन में आई. ठीक है, अब जो ये कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होता है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फाई एंड आई. कि ना तो ये फ्लक्स पे डिपेंड करता ना ही करंट पे डिपेंड करता. करंट डबल करोगे तो फ्लक्स ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा, तो रेशो कट जाएगा, अगेन क्या आ जाएगा एल. एल किस पे डिपेंड करेगा, तो पढ़ेंगे अभी किस पे डिपेंड करता है. तो यहाँ से हमने एक निकालनी है एस आई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. दैट इज हेनरी. सिंबल इज कैपिटल H. और अगर मुझे 1 हेनरी डिफाइन करना हो तो कब होगा 1 हेनरी फ्लक्स, जब मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा 1 वेबर और करंट कितना होगा 1 एम्पियर. तो जब किसी सोलेनॉइड से 1 एम्पियर करंट पास करेंगे और उससे जो फ्लक्स लिंक होगा 1 वेबर होगा, तब हम बोलेंगे सोलेनॉइड का कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कितना है 1 हेनरी. क्लियर हो गया, समझ आ गया कि when 1 ampere of current is passed through a solenoid and the flux link with the solenoid is 1 Weber, then the coefficient of self induction is 1 Henry for the solenoid. अब Faraday's second law, that is EMF is equal to minus d phi by dt. नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट कि जो इंड्यूस ईएमएफ होती है वो अपोज करती है चेंज इन फ्लक्स को, या इंड्यूस करंट होता है जो चेंज इन अपोज फ्लक्स को क्या करता है वो अपोज करता है. तो माइनस डी बाई डी टी, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है एल इंटू आई, पुट कर दो. नाउ एल इज कॉन्स्टेंट तो क्या आ जाएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी. तो एक ये फॉर्मूला भी होता है. तो अगर यहाँ से मुझे एल की वैल्यू निकालनी तो क्या आएगी, देखो दैट इज ई माइनस ई अपॉन में डी आई बाई डी टी.
तो एक और तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ मैं, अगर डी आई बाई डी टी मतलब चेंज इन करंट पर यूनिट टाइम 1 एम्पियर पर सेकेंड है, कि अगर 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड में चेंज हो रहा है तो L विल बी इक्वल टू ई। नेगेटिव से डायरेक्शन के लिए था तो मैंने बोल दिया L इज इक्वल टू ई, कि अगर 1 एम्पियर करंट चेंज हो रहा है 1 सेकेंड में, देन वी कैन से L इज इक्वल टू ई। और यहाँ से एक हेनरी का रिलेशन एक और आता है, देखो ये 1 हेनरी कब होगा, जब EMF कितनी होगी 1 वोल्ट और करंट कितना होगा 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो 1 वोल्ट एम्पियर माइनस 1 सेकेंड, एक ये यूनिट भी होती है, जैसे यहाँ से आया था ना 1 हेनरी 1 वेबर पर एम्पियर, तो यहाँ से क्या आ गया 1 वोल्ट पर एम्पियर सेकेंड। तो 1 हेनरी सेल्फ इंडक्शन कब होगी, जब चेंज इन करंट होगा 1 एम्पियर पर सेकेंड और जो EMF इंड्यूस होगी वो कितनी होगी 1 वोल्ट। तो मैं बोलूँगा जो मेरा करंट है वो कितना है, जो मेरी सेल्फ इंडक्शन वो कितनी है 1 हेनरी। तो व्हेन 1 एम्पियर करंट चेंज थ्रू सोलेनोइड इन 1 सेकेंड और EMF इंड्यूस होगी 1 वोल्ट, तो मैं बोलूँगा सेल्फ इंडक्शन कितनी है 1 हेनरी। तो नोट कर लो इसको। अब नेक्स्ट है, कई बार ना पेपर में क्वेश्चन आता है एक मार्क का कि डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बताओ। सेल्फ इंडक्टेंस बोलो या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो अभी हमने L का फॉर्मूला क्या पढ़ा था सेल्फ इंडक्टेंस का, दैट इज माइनस ई अपॉन में डी आई बाई डी टी। नेगेटिव साइन छोड़ दो, सिर्फ डायरेक्शन के लिए बताता है। तो इसकी यूनिट क्या पढ़ी थी हमने 1 वोल्ट, या हाँ 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर पर सेकेंड। अब फोर डायमेंशनल फॉर्मूला V किसके इक्वल होता है, V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज, पढ़ा था हमने। EMF वोल्ट में पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो वर्क डन अपॉन चार्ज अपॉन में एम्पियर अपॉन में सेकेंड। नाउ डायमेंशन फॉर वर्क, अच्छा पहले इसको लिख लूँ मैं, वर्क डन इनटू सेकेंड अपॉन Q इंटू ए। तो वर्क डन की डायमेंशन क्या पड़ी है ML2T माइनस 2 पड़ी थी +1 में। सेकेंड की क्या हो जाएगी T। Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू आई टी, और Q की डायमेंशन याद है ना, Q इज इक्वल टू आई टी होता है, तो दैट इज एम्पियर इनटू में टाइम। तो इसकी डायमेंशन क्या होती है Q की A इंटू में T, तो A इंटू में T इंटू में A तो है ही, तो T से T कैंसिल, तो क्या आ गया देखो ML2T माइनस 2 एंड A इंटू ए स्क्वेयर ऊपर जाके A माइनस 2। तो दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और आई कैन से सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। और जो सेल्फ इंडक्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, नोट कर लो इसे भी। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा वो है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन फॉर अ लॉन्ग सोलेनोइड, कि सेल्फ इंडक्शन का कोफिशिएंट एक लॉन्ग सोलेनोइड के लिए, या बोल सकते हैं इसको सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ लॉन्ग सोलेनोइड। तो मैंने एक सोलेनोइड ले लिया, ठीक है, सपोज इसमें से करंट पास करवाया किसी टाइम पे I, ठीक है, और इस सोलेनोइड की लेंथ है L, तो L इज द लेंथ ऑफ सोलेनोइड, A is the area of cross section of solenoid, ठीक है। I is the current passing through solenoid, तुम्हें पता लग गया। N is the number of turns of solenoid and small n is the number of turns per unit length of the solenoid, that is equal to n by में L, ठीक है। अब इस करंट की वजह से सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड
क्या फॉर्मूला पड़ा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड का, B इज इक्वल टू म्यू नॉट N इंटू आई। अब ये मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है यहाँ से, तो मैग्नेटिक फील्ड है इसका, अगर मैं एक कोयल लूँ, ठीक है, एक कोयल लूँ फॉर एग्जांपल, इसकी मैं इस कोयल को ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो इस कोयल का एरिया कितना है A, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और एरिया भी इसी डायरेक्शन में आएगा। तो ये एक टर्न के लिए बात कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स linked with one turn or one loop of solenoid, that is B into A into में cos थीटा, और थीटा डायग्राम में दिख रहा है तुम्हें कितना है 0, तो दैट इज B इंटू ए। बी की वैल्यू कितनी है, म्यू नोड एन आई इंटू में ए। अब टोटल फ्लक्स निकालना सोलेनोइड से, टोटल तो कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, देखो n नंबर ऑफ टर्न्स लिए थे हमने, तो n से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो टोटल फ्लक्स linked with solenoid is known as, that is phi is equal to, ये तो एक टर्न के साथ था ना, म्यू नोड एन आई ए इंटू ए इंटू मल्टीप्लाई कर दो कैपिटल एन से, ठीक है, एक टर्न से इतना फ्लक्स लिंक था, टोटल टर्न्स कितने थे एन, तो हमने इसको इस एन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू म्यू नोड एन आई इंटू ए इंटू में इस एन को क्या लिख सकता हूँ मैं, एन इंटू एल लिख दूँ, तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू म्यू नोड एन स्क्वेयर एल ए इंटू में आई, ठीक है। अब फॉर अ गिवन सोलेनोइड म्यू नोड कॉन्स्टेंट है, एन भी कॉन्स्टेंट, एल भी कॉन्स्टेंट, एरिया भी कॉन्स्टेंट, एरिया क्रॉस सेक्शन, तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आ गया, ठीक है। अब फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, हमने क्या पढ़ा था, वी नो फ्लक्स इज इक्वल टू एल इंटू आई, अभी पढ़ के आए इस चीज को। नाउ दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड, कंपेयर कर दो फर्स्ट और सेकंड को, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये देखो ये वैल्यू सारी एल की आ रही है, तो इससे क्या पता लगा कि एल क्या आ गया हमारा सोलेनोइड के लिए, म्यू नोड एन स्क्वेयर ए इंटू में एल, ठीक है। अच्छा कैपिटल एल दो, इसको स्मॉल एल लिख देते हैं, कैपिटल एल से हमने सेल्फ इंडक्शन दिखाई हुई है, ठीक है। ठीक है, तो स्मॉल एल इज द लेंथ एंड कैपिटल एल इज द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, तो ये फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला फॉर सेल्फ इंडक्शन फॉर अ लॉन्ग सोलेनोइड, ठीक है, क्लियर, तो नोट करो इसको। अब factors affecting self inductance of long solenoid, कि कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो फॉर्मूला क्या आ गया, L इज इक्वल टू म्यू नोड एन स्क्वेयर ए एल। एक फॉर्मूला बन जाएगा इसका, n को मैं क्या लिख सकता हूँ, n बाई एल, तो म्यू नोड n बाई एल का स्क्वेयर a इंटू में l, तो क्या आ जाएगा ये म्यू नोड n स्क्वेयर a बाई एल, एक एल स्क्वेयर से एक एल कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट फैक्टर है परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम ऑफ कोर ऑफ सोलेनोइड, कि जो कोर है इसमें, अभी हमने अंदर क्या लेके चले थे वैक्यूम, तभी हमने म्यू नोड लिखा है यहाँ पे, अगर कोई और मीडियम होता तो यहाँ पे उस मीडियम की परमेबिलिटी आती है, तो किस पे डिपेंड करता है, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम ऑफ कोर ऑफ सोलेनोइड, कि अभी फॉर्मूला क्या आया, म्यू नोड एन स्क्वेयर ए बाई एल, अगर कोई और मीडियम होता तो उसकी परमेबिलिटी आती है म्यू नोड एन स्क्वेयर ए बाई ए इंटू एल, अगर कोई और मीडियम होता तो म्यू एम, उसकी मीडियम की परमेबिलिटी। अब जो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो उसके लिए सेल्फ इंडक्टेंस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। नाउ सेकंड फैक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो जो L है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन,
जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा। एंड एरिया को मैं अगर रेडियस आर दी हो सोलेनोइड की, तो मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूँ, कैसे, पाई आर स्क्वेयर न्यू नोड एन स्क्वेयर पाई आर स्क्वेयर बाय एल, ठीक है, वेयर आर विल बी द radius of solenoid. Now third, length of solenoid. अब देखो, अगर n कांस्टेंट है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है, तो जो L है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ सोलेनोइड। कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है और लेंथ बढ़ा रहा है, तो सेल्फ इंडक्शन भी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। और अगर कैपिटल एन कांस्टेंट है तो एल इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स तो फिक्स कर दिए बट लेंथ बढ़ा रहा है, मतलब गैप्स बढ़ा रहा है बीच में, तो नंबर ऑफ टर्न्स तो चेंज हुए नहीं, तो उससे क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड लास्ट, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनोइड, ठीक है। तो L विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वेयर, बट स्मॉल एल कॉन्स्टेंट होना चाहिए। स्मॉल एल कॉन्स्टेंट होता है, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वेयर। मतलब लेंथ ऑफ सोलेनोइड कॉन्स्टेंट हुई तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ते जाएंगे उतना जो मेरे सेल्फ इंडक्टेंस वो भी बढ़ती जाएगी। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स, ठीक है, क्लियर। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, नोट कर लो इसको।